आप में से जिसके पास भी अगर डिविस लेबोरेटरी का स्टॉक अभी भी नहीं है, कोई भी होल्डिंग नहीं है, या फिर आपने अगर बहुत ऊपर में कभी बाई किया था इसे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको इसमें एंट्री करने के बारे में सोचना चाहिए। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमने ब्लू लाइन बनाई थी एक रेसिस्टेंस की, इस रेसिस्टेंस को यहाँ पे टच करके इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। तो अभी उस ब्रेकआउट को ये सस्टेन कर रहा है, राइट। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो इसका 52 वीक्स लो था, जो ये लो था, यहाँ से ये अभी तक 33% से ज़्यादा ऊपर जा चुका है। और जो इसका 52 वीक्स का जो हाई था वो यही है। और इस लेवल को ये जैसे ही तोड़ देगा ना, अभी तोड़ने वाला ही है, जैसे ही इसको तोड़ देगा इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आने की उम्मीद है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस लेवल को तोड़ने में बड़े इन्वेस्टर्स ही हेल्प करें और ये बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दे दे। नेगेटिव साइड ये हो सकता है कि ये जो रेसिस्टेंस है इसको टच करके ये थोड़ा सा वापस इसे नीचे के लेवल्स पे रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, या तो इस लेवल को या तो इसी के आसपास में किसी भी रेंज को। तो अगर आपके पास इसका स्टॉक नहीं है, इसके स्टेक्स नहीं है, तो आप इसमें यहाँ पे जो भी एक्शन हो, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तब तो आपको काफ़ी ऊपर लेना पड़ेगा, और नहीं तो अगर ये यहाँ से पलटता हुआ दिखता है नीचे की तरफ तो आप नीचे के लेवल्स में कहीं पे भी एंट्री कर सकते हैं। देखिए ये स्टॉक ऐसा है जो बहुत ही कम गिरा है, ओके। अपने पास्ट में भी आप देखेंगे तो बहुत ही कम गिरा है। अगर इसके RSI को चेक करेंगे तो ये 40 के नीचे कब आया था, देखिए 2017 में आया था। उसके बाद या उससे पहले आपको कहीं पे भी ये 40 के नीचे में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए इसके बाद में भी अब जाके ये 40 के नीचे आया और उसके बाद अब ये ऊपर चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये वापस नीचे नहीं आ सकता, इमीडिएटली आ सकता है, लेकिन जिस तरह का इसका हिस्ट्री रहा है उसको देख के हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब ये यहाँ से शायद अच्छा बुल रन दिखा सकता है। इसमें जो एक इश्यू, इकलौता इश्यू बोल सकते हैं, वो है इसके प्रॉफिट्स वगैरह सही नहीं दिखाने का। सही मतलब प्रॉफिट्स कम है, गलत कुछ नहीं दिखा रहा है। इनफैक्ट इसका जो मैनेजमेंट है वो आपको पहले से ही बता देता है, मार्केट मतलब इसका जो शेयर है गिरने से पहले आपको बता देता है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में रिजल्ट ख़राब आ सकता है। तो उसको बोलते हैं ईमानदार मैनेजमेंट, ईमानदार कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप उसमें मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंटर कर चुके हैं तो वो न्यूज़ वगैरह देख के आप ऊपर में ही कहीं पे निकल सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज़ में एंट्री देखना चाहिए। ऐसी कंपनीज़ जो कि मार्केट लीडर है, अपनी इंडस्ट्री की मार्केट लीडर है, इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे अमाउंट से करना चाहिए जो कि हम लोग लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट हमें हमेशा बॉटम पे ही करना चाहिए। तो अभी ऐसा हो सकता है कि जो ये अभी प्राइस आपको दिखा रहा है, इस प्राइस पे शायद आपको इन फ्यूचर बहुत टाइम तक देखने को ये ना मिले। देखिए कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन के लिए बेस क्या लेते हैं, हिस्ट्री को बेस लेते हैं। तो वही हिस्ट्री को बेस लेके ही मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। कंपनी में कोई भी काम को लेके कोई भी मतलब कमी नहीं आई है। और इनफैक्ट आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक को बहुत ही कम बोल सकते हैं, 0.05% ही सही, लेकिन इंक्रीज़ किया है। जो म्यूचुअल फंड के स्कीम्स आते हैं उसमें क्या रहता है, बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं। तो ऐसे ज़्यादातर म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स हैं उसमें डिविस लैब का नाम ऐड हुआ है। मतलब डिविस लैब को म्यूचुअल फंड्स ने अपने लिस्ट में ऐड किया है। पहले जो था ये म्यूचुअल फंड्स कितने 29 म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने डिविस लैब को लेना शुरू किया था, और अभी ये नंबर बढ़ के हो चुका है 31। इवन FII और FPI जिसे बोलते हैं, इन दोनों ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। कुछ पॉइंट्स में ही सही, 0.02% ही सही, लेकिन इंक्रीज़ किया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने भी 35.94% के आसपास अपना स्टेक कर लिया है। पहले ये 35.74% था, ठीक है। तो 0.2% के आसपास इन्होंने भी इंक्रीज़ किया है। तो आप ये देखेंगे कि जो भी इंक्रीज़ वगैरह इसमें हुए हैं वो बहुत ही माइनर हुए। लेकिन जैसा कि मैंने आज टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, डिविस लैब को FII, DII, FPI जो भी ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह हैं जो बड़ा पैसा लगाते हैं, इन लोगों का ही एक छोटा सा पुश चाहिए यहाँ से इसको ऊपर ट्रेंड करने के लिए। जब तक ये लोग इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक इसमें तेज़ी की शुरुआत शायद हमको देखने को ना मिले।
शायद हो सकता है कि ये इसी तरह से छोटे छोटे कैंडल्स बना के या तो कंसोलिडेट करे या तो थोड़ा बहुत गिरता हुआ चले वेव्स में, या फिर बहुत ही धीरे ऊपर जाए। लेकिन उम्मीद यही है कि अब ये अपना जब 52 वीक्स का हाई जब ब्रेक करेगा तब इसमें शायद लोगों का इंटरेस्ट जागेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर कंपनी बहुत अच्छी है, मार्केट की लीडर है, हिस्ट्री में लोगों को पैसा काफ़ी बना के दिया है, तो रिस्क लिया जा सकता है। अगर मेरे पास ये स्टॉक नहीं होता तो मैं यहाँ पे इस रेंज के बीच में मैं कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता, ताकि अगर ये ऊपर जाए तो मुझे हाई पे ना खरीदना पड़े, और अगर ये यहाँ से नीचे जाए तो मैं अपने स्टेक को बढ़ा सकता हूँ, राइट। मैंने पहले भी स्ट्रैटेजी बताई थी कि जब आप ऊपर के लेवल्स पे लेते हैं तो मान लीजिए आपको 100 रुपये लगाने हैं। अगर आपके पास 2 लेवल्स हैं तो ऊपर के लेवल पे फर्स्ट जो ऊपर का लेवल है, अपर लेवल पे हमको कितना लगाना चाहिए, अराउंड 40 to 45%। ये उस केस में जब आपके पास सिर्फ 2 ही लेवल हैं, 2 लेवल ही आपने डिसाइड किए हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर अगर मान लो वहाँ से नीचे गिर जाता है, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तब तो इन्वेस्टमेंट हमको बंद कर देना है, ठीक है। और अगर यहाँ से नीचे गिर जाता है तो नीचे गिरने के बाद हमको बचे हुए जो इसमें 60% है या 55% है वो हमको लगाने हैं। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ आप चल सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे स्टॉक में जो कि बहुत रेप्यूटेड है, उनका काम रेप्यूटेड है, हिस्ट्री बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंसी में ऊपर जाती है, थोड़े बहुत फॉल्स दिखाते हैं, तो यही इन्वेस्टमेंट के मौके होते हैं। हाँ, लेकिन बार बार आपको बोल रहा हूँ, पैसे वही लगाना जो आप अगले 5 साल 6 साल इसमें रख पाओ, ठीक है। निकालने के लिए बेचैन ना हो जाओ। अभी ये जो सेक्टर है क्या बोलते हैं इसको, एपीआई का सेक्टर। एपीआई मतलब क्या, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने वाली कंपनी है डिविस लैब, है ना। तो ये पूरा का पूरा सेक्टर ही अभी डाउन चल रहा है काफ़ी टाइम से, लगभग 22 महीने हो गए। तो ये पूरा का पूरा सेक्टर डाउन है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी सेक्टर हमेशा के लिए डाउन हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या हुआ था पिछले, अगर आपने कुछ सालों को देखा होगा तो उसमें आईटी का जो सेक्टर था वो 2-3 साल तक नहीं चला था, या तो कंसोलिडेट कर रहा था या तो गिर रहा था, बहुत बड़े बड़े अच्छे शेयर भी। लेकिन बाद में आपने देखा कि जब उसका टाइम आया तो कैसा रॉकेट बन गया था आईटी का सेक्टर, राइट। तो वैसे ही जब भी कोई सेक्टर पूरा का पूरा बहुत लंबे टाइम तक गिरता है ना, तो जितना लंबा टाइम उसे गिरे हुए होता है या कंसोलिडेट किए हुए होता है, उतने ही लंबे टाइम तक या उतनी ही ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को उसमें मिलती है जब भी उसमें तेज़ी शुरुआत होती है। और जो नए इन्वेस्टर हैं उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो पहले भी मैंने आपको बोला था, कोई एक पूरा सेक्टर है, मान लो एक सेक्टर है, समझ लो जैसे फार्मा का सेक्टर है, फार्मा के सेक्टर में अगर 100 कंपनीज़ है, उसमें से 10 कंपनीज़ अच्छी है, अगर 10 की 10 कंपनी नीचे गिर रही हैं तो किसी कंपनी में कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अगर 10 में से 8 कंपनीज़ ऊपर जा रही हैं और 2 कंपनीज़ नीचे गिर रही हैं तो वो 2 कंपनीज़ डेंजरस हैं। ये हर सेक्टर में अप्लाई होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो जो भी अच्छी कंपनीज़ आपको गिरावट में मिलती है, जब सारी ही मतलब इंडस्ट्री की सारी ही कंपनीज़ नीचे गिर रही हों, तो जो भी अच्छी कंपनीज़ आपको गिरावट में मिलती हैं, जैसे डिविस लैब मिल रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढने चाहिए। हाँ, ऐसा मत करना कि आपने यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, फिर वापस ऊपर गया तो फिर यहाँ पे भी ले लिया। इतना जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि आपका पोर्टफोलियो 3 से 4 से या 5 स्टॉक्स का ही है। अगर उतने ही स्टॉक्स आप रखना चाहते हो हमेशा के लिए, तब आप ये कर सकते हो, लेकिन बहुत पास में इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन मैं नहीं देता। अभी डिविस लैब का एक काकीनाडा पे एक प्लांट है, वो भी शुरू होने वाला है। तो जब भी वो कॉमर्शलाइज़ होता है उसके बाद आपको जैसी उसकी न्यूज़ वगैरह मिलेगी, देखना इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी उसकी वजह से भी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके शुरू होने से पहले भी जो भी इसमें ओल्ड मॉलिक्यूल्स भी एक कंपनी जो बनाती है, नेप्रोक्सेन हो गया, कैपापिन टीन और कुछ बोलते हैं ये लोग, फिर डेक्सामेथ्रोपेन, ऐसा कुछ इनका है प्रोडक्ट का नाम। तो ये सब जो ये बनाते हैं उनके ऊपर भी इनके मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि इनका जो मार्केट शेयर है अब बढ़ने वाला है। तो ऑल टुगेदर स्टोरी का सार ये है कि अभी जो भी लेवल पे ये चल रहा है, ये लेवल भी अच्छा है। अगर थोड़ी बहुत गिरावट दिखती है तो आप एक रेंज में बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ से कहीं से भी ऊपर आपको जाता हुआ दिखे तो आप ले सकते हैं, लेकिन एक ब्रेकआउट जब आ जाएगा तब इसमें तेज़ी बहुत मतलब अच्छी वाली दिखने लगेगी। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि दोबारा गिरे तब लूँगा, वापस इस प्राइस पे आ जाए तब लूँगा, तो वो कभी आएगा नहीं, है ना। फिर बहुत लंबे टाइम के बाद आएगा। आप देख सकते हो जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा उसको ये प्राइस कभी मिला क्या, कभी नहीं मिला, राइट। उसके बाद तो तेज़ी आ गई बहुत तेज़, है ना। तो इसीलिए जब भी आपको मौका मिले इस तरह की कंपनी में जो बहुत कम गिरती है,
तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के प्लानिंग वगैरह करनी चाहिए। खास करके जो नए इन्वेस्टर है जिनको अभी मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो इस तरह की कंपनीज़ को टारगेट करेंगे तो सेफ़ रहोगे, है ना। आई होप कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको एटलीस्ट इससे थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में।